नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं सैटेलाइट। खबर बालाघाट से, जहां पर 6 मजदूर हुए हैं बंधन मुक्त। बंधक बनाए गए 6 मजदूरों को छुड़ाया गया है। महाराष्ट्र राज्य के परभड़ी में बनाए गए थे बंधक। आयुष मंत्री और प्रशासन की पहल से छुड़ाए गए मजदूरों से गन्ना कटाई का कराया जा रहा था काम। बालाघाट के सोनखार के रहने वाले सभी मजदूर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मजदूरों से गन्ना कटाई का काम कराया जा रहा था। खबर भोपाल से है। थिंक 20 के कार्यक्रम की समीक्षा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली है। 16 और 17 जनवरी को थिंक 20 की बैठक होगी। 22 देशों के 94 प्रतिनिधि इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, तैयारियों में कोई कमी न रहे। सीएम ने यह साफ साफ कह दिया है। साफ सफाई ना छोड़े कोई कसर, यानी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है। थिंक 20 के कार्यक्रम की समीक्षा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। बड़वानी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बड़वानी पहुंचे और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को जिताने की उन्होंने अपील की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को रोजगार देने, गरीब परिवार के छात्रों को फीस भरने समेत कई चुनावी वादे किए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं वे कुष्ठ रोगियों के बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया और कुष्ठ रोगियों से मुलाकात भी उन्होंने की। आज बड़वानी नगर पालिका के चुनाव में सभा में माननीय मुख्यमंत्री जो हम उपस्थित थे, आज जनता का ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़वानी नगर पालिका के 24 से 24 वार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है एक सुंदर बड़वानी, एक स्मार्ट बड़वानी का निर्माण। और इसलिए जनता से अपील करने आए हैं, क्योंकि ये सारे काम नगर पालिका करती है। तो नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएं ताकि अध्यक्ष बीजेपी का बने और बड़वानी का हम विकास कर सकें। इंदौर में हुई इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ों के निवेश के दावों को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी 5 बार इस तरह की घोषणाएं हो चुकी हैं और बड़े बड़े दावे भी किए गए, लेकिन आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। मध्य प्रदेश को सिर्फ 0.3% यानी आधा % से भी कम हिस्सा मिला। साथ ही कहा कि यहां कोई इन्वेस्टमेंट आने वाला नहीं है जब तक विश्वास का माहौल नहीं बनता। मध्य प्रदेश को 0.3%, आधा % से भी कम, और ये 5वां था इन्वेस्टमेंट समिट। आप पुराना अखबार खोलिए, हर इन्वेस्टमेंट समिट के बाद ऐसी घोषणाएं करते हैं। ये नाटक नौटंकी है और इससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला जब तक एक विश्वास का माहौल न बने। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बीजेपी को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के खिलाफ बोलने पर धर्म विरोधी और केंद्र के खिलाफ बोलने पर राष्ट्र विरोधी ठहरा दिए जाने के बयान सीएम भूपेश बघेल के बयान पर जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कर्म नहीं देखती, दूसरों पर आरोप मढ़ने का काम करती है और इन्हीं वजहों से कांग्रेस की हालत खराब हो गई। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राम विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। जो कांग्रेस राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करे उसको आप राम विरोधी नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे? कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, अपने कर्मों पर गौर नहीं करती, हमेशा दूसरों पर आरोप मढ़ने का काम करती है। इसी के कारण कांग्रेस की हालत खराब हुई है। कांग्रेस तो हर समय राम विरोधी है, राष्ट्र विरोधी भी है। जो कांग्रेस पार्टी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचे उसको आप राम विरोधी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? उन्होंने कहा तो बहुत सोच के कहा होगा, वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से आज की तारीख में ये माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमको जब आज़ादी की लड़ाई याद आती है तो हमें लगता है इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। हम सब लोग तो अपनी जिस कार्य में लगे हैं वो लगे हैं और वो काम कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए एमबीबीएस सेकेंड ईयर की हिंदी की किताबें इस साल मार्च तक तैयार होनी थी, लेकिन काम की रफ्तार धीमी होने के कारण अब ये किताबें जुलाई तक तैयार हो पाएंगी। असल में किताबें तैयार करने में विद्यार्थियों की भी राय ली जानी थी, जिसमें वक्त लग रहा है। वहीं इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि 70% तक काम हो गया है और कोशिश की जा रही है कि बाकी बचे काम को भी जल्द पूरा कर लिया जाए। आपको बता दें कि सेकेंड ईयर में पहले 5 विषयों की किताबें हिंदी में तैयार की जानी थी, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2 विषय कम कर दिए। वहीं 15 नवंबर 2022 से शुरू हुए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के 2022-23 के बैच से अंग्रेजी के साथ स्टूडेंट को हिंदी की किताबें भी पढ़ाई जा रही हैं। काम चल रहा है, जल्द से जल्द हम लगभग 70-75% उस पर काम कर चुके हैं और हम जल्द से जल्द उसको लेके आएंगे। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों में जारी एमबीबीएस और पीजी कोर्स की अंतिम फीस तय कर दी गई है। विनियामक समिति ने फीस की सूची जारी की है। शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 1 साल के लिए पीजी क्लिनिक कोर्स के लिए 9.99 लाख रुपए और नॉन क्लिनिकल कोर्स के लिए 7.99 लाख रुपए तय की गई है, जबकि रिम्स कॉलेज रायपुर के पीजी क्लिनिक कोर्स के लिए 9.31 लाख रुपए और नॉन क्लिनिकल कोर्स के लिए 7.45 लाख रुपए तय किया गया है। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज दुर्ग में एमबीबीएस के लिए 1 साल की फीस 7.99 लाख रुपए, जबकि एमबीबीएस के लिए रिम्स मेडिकल कॉलेज की फीस 7.45 लाख और बालाजी मेडिकल कॉलेज के लिए 7.50 लाख रुपए फीस तय की गई। इस फीस में यूनिफॉर्म, लेबोरेटरी, भवन, फर्नीचर समेत हर तरह का शुल्क शामिल है। अब कोई भी निजी मेडिकल कॉलेज इस तय फीस से ज्यादा राशि नहीं वसूल सकेगा। चूंकि मकर संक्रांति का पावन पर्व है, तो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ खबरें अब देख लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण का पर्व मकर संक्रांति पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जबलपुर, खंडवा और मंडला में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। हालांकि कुछ लोग मकर संक्रांति का पर्व कल भी मान रहे हैं। मकर संक्रांति के पर्व के नर्मदा स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान किया है, सूर्य देवता को अर्घ्य दिया है, नर्मदा तट पर पूजा पाठ भी किया है। जिसकी 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबलपुर, खंडवा और मंडला की ये 3 तस्वीरें हैं। श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। और कुछ छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये राजिम की, दुर्ग की और अंबिकापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर मकर संक्रांति का पर्व, वैसे तो पूरे देश में ही इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने। एक बात आपको बता दें कि कल भी कुछ लोग इस पर्व को मना रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री से जुड़ी हुई अगली खबर है। नरेंद्र सिंह तोमर ने आज जबलपुर में मकर संक्रांति मनाई। नरेंद्र सिंह तोमर आज खेल महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। सांसद खेल महोत्सव पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां संक्रांति पूजन किया और देसी खेलों का लुत्फ उठाया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां गिल्ली डंडा और पिट्ठक जैसे परंपरागत खेल खेले। इन खेलों में तल्लीन तोमर अपने बचपन को याद करते नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जबलपुर पहुंचे हुए हैं और यहां उनकी ओर से पतंगबाजी में हाथ आजमाया जा रहा है। जबलपुर में उन्होंने यहां पर संक्रांति पूजन भी किया है, उगते सूर्य को अर्घ्य भी दिया और यहां पर हम कहें कि खुले आसमान में ऊंची उड़ती पतंग नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री की है। क्या कहेंगे सर, आज आपने संक्रांति पूजन करने के बाद पतंग का आप लुत्फ उठा रहे हैं, पतंगबाजी का? पतंग के लिए निश्चित रूप से आज बहुत ही उपयुक्त अवसर है। मकर संक्रांति का मौका है और पतंग उत्सव के दौरान मैं जबलपुर में उपस्थित हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है। इस बार 9 राज्यों के चुनाव 2023 में होने हैं, तो पतंग किसकी कटेगी और क्या दांव पेच रहेगा सर?
खेल का मैदान है, इसमें खेल की बात करो। भाजपा की पतंग ऊंची है, हमेशा ऊंची रहेगी। आप हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कह रहे हैं कि भाजपा की पतंग ऊंची है और ऊंची ही रहेगी। यहाँ पर मकर संक्रांति पूजन करने के बाद पतंगबाजी करते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और कह रहे हैं कि आगामी तमाम चुनावों में भाजपा की पतंग ऊंची है, ऊंची ही रहेगी। जीत का इशारा, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। कैमरामैन सतीश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। भोपाल में पतंग महोत्सव में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए और स्कूली बच्चों के साथ मोदी, शिवराज और विश्वास के चित्र वाली पतंग उड़ाई। सारंग ने लड्डू और खिचड़ी का वितरण भी किया। इस दौरान सारंग ने राम मंदिर निर्माण में योगदान की बात कही। सारंग ने कहा कि मेरे नरेला विधानसभा क्षेत्र में 7 वार्ड हैं और हर वार्ड से एक चांदी की ईंट यहां से भेज जाएगी। ईंट भेजने से पहले विधानसभा क्षेत्र में राम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लोग चांदी की ईंटों की पूजा भी करेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने शिवराज, मोदी और विश्वास पतंग उड़ाई है। सर, ये पतंग आपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ उड़ाई है और क्या कार्यक्रम? मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन हमने किया, क्योंकि मोदी जी हों, शिवराज जी हों, अमित शाह जी हों, इन्होंने इस देश का मान और सम्मान आसमान तक ऊंचा किया है। तो उनकी पतंग आज हमने उड़ाई है और हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता ने, युवाओं ने पतंग महोत्सव में भाग लिया। उसके साथ ही खिचड़ी और तिल और गुड़ का भी हमने उसको भी भेंट किया। उसके साथ ही आज हमने एक निर्णय और लिया है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया। मोदी जी ने उसका शिलान्यास कर दिया, पर उस मंदिर में हम भी कुछ योगदान दें, हमारी क्षेत्र की जनता भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो सके। उसके लिए हमने ये निश्चित किया है कि हम हमारे हर वार्ड से एक ईंट राम मंदिर निर्माण के लिए भेंट करेंगे। टोटल मिलाकर 21 ईंटें हमारी विधानसभा से हम बना रहे हैं और वो ईंटों की यात्रा हम क्षेत्र में निकालेंगे। हर एक घर में जाकर उसकी पूजा होगी, अर्चना होगी, उस पर अभिषेक होगा और वो ईंटें हम अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंपेंगे, जिसमें हमारा भी योगदान उस मंदिर के लिए हो सके। तो राम मंदिर में ईंटों को भेजने के लिए पूरे नरेला विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकाली जाएगी और इन ईंटों को अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास प्रस्तावित चौपाटी का भाजपा 11 दिन से विरोध कर रही थी, जो शनिवार को स्थगित कर दिया गया। मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं ने शिकायत की थी, जिसके बाद मंत्री हरदीप पुरी ने मामले में रायपुर स्मार्ट सिटी के सारे कार्यों की जांच करने और दोषियों के खिलाफ आश्वासन दिया। मंत्री के आश्वासन के बाद भाजपा नेताओं ने फिलहाल विरोध बंद कर दिया है। आपको ये बता दें कि चौपाटी के विरोध में पूर्व मंत्री राजेश मोड़क अनिश्चितकालीन धरने पर थे। शनिवार को आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में आने वाले समय में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए हुंकार भी भरी थी। मैं हमारे प्रदेश कार्य समिति ये आंदोलन आज हम स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने जांच का निर्देश जारी किया है और शीघ्र ही केंद्रीय टीम आएगी और यहाँ के चौपाटी और अन्य निर्माण कार्य की भ्रष्टाचार की जांच करेगी। 11 दिन तक लगातार ये आंदोलन चला है। जनहित को लेकर ये आंदोलन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन है। केंद्रीय मंत्री से जांच का आश्वासन मिला है। उन्होंने एक निष्पक्ष जांच समिति बनाकर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है और इसलिए ये आंदोलन अभी स्थगित करते हैं। आंदोलन स्थगित हुआ, यह आंदोलन तो शुभारंभ हुआ है। जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ में अब आंदोलन सड़कों पे उतरेगा। दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर जाने के दौरान पड़ने वाला पुल जब से टूटा है, तब से यहां हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते हादसों को लेकर स्थानीय कांग्रेस के विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने सुरक्षा के इंतजाम न होने और जिला प्रशासन पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। असल में रतनगढ़ माता मंदिर पहुंचने से पहले पुल पड़ता था जो टूट गया।
अब यहां जाने के लिए ग्वालियर के डबरा या सेवड़ा के जरिए पहुंचा जा सकता है, लेकिन इन रास्तों से दूरी ज़्यादा पड़ने के कारण लोग जोखिम उठाते हैं और सिंध नदी को पार करने मंदिर पहुंचने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार को भी जल्दबाजी की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली सिंध नदी में फंस गई। जैसे तैसे स्थानीय लोगों की मदद से 20 से 25 श्रद्धालुओं को बचाया जा सका। बता दें कि अब तक 6 महीने में सिंध नदी को पार करते समय 6 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। हम ट्रैक्टर एक नहीं 3 निकले, तीसरा ट्रैक्टर लास्ट में निकला। लोगों ने रोका भी कि सवारी खाली करके निकालो, लेकिन सवारी बैठी थी सारी, तो उसके कारण वो ट्रैक्टर का पहिया फंस गया, तो डूबने के चांस थे। हादसा होने से टला। या तो आप पुल को बंद कराया जाए या उसका पूरा निर्माण कराया है, जिससे यात्रियों को प्रॉब्लम ना हो, कोई दुर्घटना संभावित ना हो। ये प्रशासन की चूक है और मैं चर्चा करूंगा इस संबंध में, SDM साहब से भी करूंगा और SP साहब से भी करूंगा। और भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो बड़ी चूक है कि पूरा ट्रैक्टर श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के अंदर से पार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क है। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से है। रिटायर्ड जेल DG संजय चौधरी पर केस दर्ज हुआ है। इंदौर लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति का केस इन पर दर्ज किया है। इंदौर में 1 प्लॉट और 2 मकान, 1 फ्लैट होने का खुलासा हुआ है। इंदौर में इनके पास 1 प्लॉट है, 2 मकान है और 1 फ्लैट होने का भी खुलासा हुआ है। ग्वालियर में बेशकीमती प्लॉट होने का भी खुलासा हुआ है। भोपाल और पुणे में कई मकान, प्लॉट और फ्लैट होने का खुलासा हुआ है। उनकी सास प्रेमलता पंचोली पर भी भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ है। तो वो अधिकारी जो रिटायर्ड हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि जो हमने माल कमाया है ड्यूटी पे रहने के दौरान और बच जाएंगे, तो वो बचेंगे नहीं, क्योंकि लोकायुक्त के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर आप रिटायर हो गए, भले ही DG के पद पर रहे हैं, अगर मकान, फ्लैट, प्लॉट, दुकान ये सब बना के रखा है और अपने पत्नी और सास के नाम भी बना के रखा है, तो कार्रवाई तो होगी ही आप पर, और होनी भी चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। सीधी में कॉलेज की किताबों को कबाड़ी को बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पुस्तकालय की हजारों किताबों को पुस्तकालय प्रभारी ने कबाड़ी को बेच दिया। कॉलेज परिसर से ही पुस्तकों को खरीदने वाले ऑटो वाहन में लोड कर पुस्तकों को ले जाया गया, जिसका कॉलेज के छात्रों ने विरोध भी किया और पुस्तकें ले जाने का वीडियो भी बना लिया। मामले की छात्रों ने प्राचार्य से कंप्लेन की, जिसे लेकर प्राचार्य ने कहा कि खराब किताबों को लेकर गठित समिति ने जलाकर नष्ट करने के पुस्तकालय प्रभारी को निर्देश दिए थे। फिर भी शिकायत की जांच की जाएगी। बता दें कि किसी भी सरकारी संस्थान में पुरानी और खराब सामग्रियों को संबंधित सामग्री प्रभारी अपने मन मुताबिक ना तो बेच सकता है और ना ही अन्य प्रकार की कोई कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए विभाग में एक समिति गठित की जाती है जो पुरानी सामग्रियों के संबंध में निर्णय लेती है। अंबिकापुर से लगे बढ़नी झरिया गांव में शुभम ट्रेडर्स के गोदाम में प्रशासन की टीम ने दबिश दी, जहां से 300 क्विंटल धान जब्त किया गया, जिसमें 194 क्विंटल धान मार्कफेड के बारदाने में भरा हुआ था। गोदाम से PDS का चावल और खाद भी बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला है कि धान को समितियों में खपाने की तैयारी की जा रही थी। पूरी गड़बड़ी में सूरजपुर के श्याम श्री एग्रो राइस मिल का भी नाम सामने आया है। प्रशासन की टीम ने इस मामले में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यहाँ के ग्राम बढ़नी झरिया में हमको सूचना मिली कि अवैध रूप से धान एक भवन में उतर रहा है। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि उनके द्वारा श्याम श्री एग्रो जो राइस मिल है सूरजपुर का, वहां से उनके द्वारा धान प्राप्त किया गया है और उनको मंडी निरीक्षक के द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई। इधर राजिम से खबर है, पैरावत में भीषण आग लग गई। घर के सामने रखी थी पैरावत। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जामगांव का ये मामला है। पैरावत में भीषण आग लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के जामगांव का ये मामला है। भिलाई में इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत यातायात पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस के इस अभियान में लोग अब सामाजिक लोग भी शामिल हो रहे हैं। लोगों
को वो अपने ही तरीके से जागरूक कर रहे हैं। आज इसी तहत भिलाई की सड़कों में यमराज नजर आए, जो अपने तरीके से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की सीख देते दिखाई दिए। एक्सीडेंट फ्री सिटी, और इसी के तहत आज हम यमराज बनकर यहाँ सड़कों पर उतरे और लोगों को बताया कि आप हेलमेट पहनिए, साथ ही साथ कार की सीट बेल्ट भी लगाइए, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होगा तो आपके घर में वालों को ही परेशानी होगी। इसी के साथ आज जो सड़क पर हेलमेट पहन के उतरा है आया है, मतलब बाइक में जो आया है उसको हम चॉकलेट दे रहे हैं, और जो नहीं पहना है हेलमेट और कार की सीट बेल्ट नहीं लगाया है उन पर पुष्प वर्षा करके उनको बता रहे कि आप अगली बार पहनिए, नहीं तो हमारे साथ हम लोग चलिए। दरअसल चॉकलेट और फूल से ठीक है, ये प्रक्रिया ठीक है, लेकिन अगर चालान की प्रक्रिया होगी तो लोग खुद ब खुद हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे। रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। सीनियर सिटीजन सुदर्शन जैन के खातों से जामताड़ा के ठगों ने 14 लाख रुपए ज्यादा रकम निकाल ली है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस नंबर से ठगी की गई वो नंबर पेटीएम के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में दिख रहा है। इस अकाउंट को ट्विटर ने बाकायदा पहले ब्लू फिर येलो टिक देकर वेरीफाई भी किया हुआ है। हाँ नहीं, मैंने गूगल में सर्च किया पेटीएम कस्टमर केयर, तो वहाँ जो आया उसको मैंने दबाया तो ये नंबर आया, तो इस नंबर को डायल किया तो बात हुई, इसलिए झांसे में आया। उसके बाद मेरे बेटे ने बाद में बताया, वो IT सेक्टर में है, कि ये पेटीएम के ट्विटर अकाउंट में, ऑफिशियल अकाउंट में ये नंबर अभी भी मौजूद है कस्टमर केयर के नाम से। बेसिकली जामताड़ा से यह जो है ठगी हुई है, उसमें पूर्व में भी हम लोगों ने जो है इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए एक वीडियो मैसेज भी चलाया था कि कहीं पर भी गूगल से नंबर निकाल कर जो है हम लोगों को टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं करना चाहिए। तो प्रार्थी के द्वारा यही किया गया था, जिससे उनके साथ ठगी हुई। रायगढ़ जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जानकर हैरत होगी कि छत्तीसगढ़ में हत्या के मामलों में रायगढ़ दूसरे नंबर पर है। गुमशुदगी और चोरी के मामलों में भी रायगढ़ जिला 5वें स्थान पर है। इस वर्ष 2022 में जिले में हत्या के 110 मामले दर्ज किए गए। इसमें ज्यादातर अपराध ट्राइबल इलाकों के हैं। वहीं 1 अप्रैल 2021 से 29 नवंबर 2022 तक जिले में गुमशुदगी के 1253 मामले दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। सैकड़ों हत्याएं की संख्या दर्ज की गई है और छत्तीसगढ़ एक अपराध गढ़ के रूप में जाना जा रहा है। ये पूरा हमारा प्रयास है कि डिटेक्शन के साथ साथ हम प्रिवेंटिव एक्शन भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ प्रिवेंटिव एक्शन बढ़ाने के साथ हम जन चौपाल के माध्यम से जागरूकता भी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम बॉडीली ऑफेंसेस और प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस को हम कम कर सकें। और इस खबर के साथ ही सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए i24 के साथ।